हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 11 जो कि था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका एक वीडियो कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा वीडियो देखेंगे और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, हमने देखा कि मानव नेत्र क्या होता है, समंजन क्षमता के बारे में जाना और दृष्टि दोष जो कि था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे 11.3 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं कि आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होता है। ठीक है, तो उसमें समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है ना, जबकि लेटरल में ये कुछ विस्थापित हो जाती है। और किसी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होती है, यही हम आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म वह पारदर्शी पिंड है जिसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। आप डायग्राम में देखिए क्या कहा, इसमें दो त्रिभुजाकार आधार है ना, ये और एक ये क्या हुए, त्रिभुजाकार आधार, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ, ये वाला आयताकार एक, दो और ये तीन आयताकार लेटरल सतह मतलब पृष्ठ होते हैं। ठीक है, और ये पृष्ठ जो हैं एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और फिर इसके दो फलक है ना, लेटरल जो फलक है उसके बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर, तो ये जो बनेगा यही क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे और अच्छे से जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि हमारे जो नेत्र हैं है ना, मानव नेत्र हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो मुझे ये भी बताना था उसमें कि हमारे जो लोग नेत्र दान करना चाहते हैं उसमें पूरे नेत्र का दान नहीं किया जाता, उसमें जो यूज वाला पार्ट है वो है कार्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अपना नेत्र दान कर सकते हैं तो नेत्र दान करने के लिए व्यक्ति की आयु कोई कितनी भी हो सकती है, वो कोई भी लिंग का हो सकता है। वो चश्मा पहनने वाला हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका हो तो भी वो नेत्र दान कर सकता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर दमे का जो रोगी है वो नेत्र दान नहीं कर सकता। ठीक है, फिर व्यक्ति के मृत्यु के 4 से 6 घंटे तक, 4 से 6 घंटे के भीतर जो है वो नेत्र निकाल लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो नेत्र के मतलब नेत्र बैंक के जो टीम है वो व्यक्ति के घर में आकर जो नेत्र है उसको निकाल कर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हिपेटाइटिस बी या सी या फिर रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस और मेनिंजाइटिस या फिर एनसेफेलाइटिस से संक्रमित हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हम प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, कल मैं ये बताना भूल गई थी इसलिए आपको अभी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पर P
और ई जो है ये क्या है, आपतित किरण है। सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। पी और ई जो है आपतित किरण है प्रिज्म पर, ठीक है। फिर ई और एफ जो है वो अपवर्तित किरण है। एफ और एस ये क्या है, निर्गत किरण है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ, ये वाले पृष्ठ ए और बी पर प्रकाश की किरणें वायु से कांच में प्रवेश कर रही हैं, है ना। और अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब मुड़ जाती है। फिर दूसरे पृष्ठ ए और सी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है और इसलिए यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तन पर पृष्ठ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता है, ठीक है। तो ये कांच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है। फिर प्रिज्म की एक विशेष आकृति होने के कारण जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला क्या कहा मैंने कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है और इसी कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसको डी से दर्शाया जाता है। ये कोण डी जो है वो विचलन कोण है, ओके। फिर यहाँ पर ये कोण ए क्या है, प्रिज्म कोण कहलाएगा, ये वाला भाग, ये मैंने क्या कहा, एफ एस निर्गत किरण, कोण ए प्रिज्म कोण, कोण आई जो है ये वाला आपतन कोण, कोण आर, आर कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, अपवर्तन कोण। फिर कोण ई जो है ये निर्गत कोण है, कोण डी जो है ये विचलन कोण है, ठीक है। कोण आर यहाँ पर बनेगा ना, ये कोण आर ये क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। विचलन कोण, विचलन कोण क्या है, तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा, ये जो डी है, यहाँ पर जो डी बना है यही क्या है, विचलन कोण है। फिर आगे देखते हैं 11.4, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो फ्रेंड्स, आपने किसी इंद्रधनुष के रंगों को देखा है, तो सूर्य के जो श्वेत प्रकाश है उससे हमें इंद्रधनुष के जो अलग अलग रंग हैं वो किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम फिर से जो प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ पर एक प्रक्रिया होती है। चलिए इसको इस डायग्राम से समझते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रिज्म से आपतित जो सफेद प्रकाश के रंग हैं वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, अलग अलग रंगों में बढ़ गए हैं। तो ये रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले जो रंग हैं उसको आप देखिए पहले, VIBGYOR, मतलब वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है।
तो ये VIBGYOR मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, फिर लाल। तो ये जो रंग है वो इसी क्रम में रहते हैं, है ना, इनका जो क्रम है वो बदलता नहीं है। ओके, तो प्रकाश के जो ये वर्ण है, रंग हैं, इन्हीं को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इधर से श्वेत प्रकाश की पुंज डाली जा रही है जो कि इन 7 रंगों में विभक्त हो गया प्रिज्म से गुजरने के बाद। तो ये जो रंग हमको प्राप्त होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि यहाँ नीचे लिखा गया है। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप सभी कलर्स को अलग अलग ना देख पाए, फिर भी कुछ ऐसा जरूर है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि जो सफेद प्रिज्म है ना, प्रिज्म जो है वो सफेद प्रकाश को कैसे 7 रंगों में विक्षेपित करता है। तो हमने ये वर्ण विक्षेपण क्यों प्राप्त होते हैं? तो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के अलग अलग रंग आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुक जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। ठीक है, लाल प्रकाश जो है सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं और स्पष्ट दिखाई देती हैं। और ये जो स्पष्ट वर्ण का बैंड है यही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। ठीक है, और एक दूसरा जो समान प्रिज्म है उसका उपयोग करके उन्होंने जो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक, है ना, ये 7 वर्णों में तो विभक्त हो गए, तो इसको और अधिक विक्षेपित करने के लिए और अधिक वर्णों में विभक्त करने का प्रयास किया, पर उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि और अधिक वर्ण उनको नहीं मिल पाए। फिर भी उन्होंने इस तरह से, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उसी तरह एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। ठीक है, समान साइज का प्रिज्म जो है उल्टी स्थिति में रखा। फिर क्या हुआ? इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे, है ना। यहाँ से सफेद प्रिज्म प्रकाश जो है गुजारा, यहाँ पर 7 वर्णों में विक्षेपित हुआ, फिर ये दूसरे प्रिज्म से होकर गुजर गया, सफेद पर्दे पर इसको प्राप्त किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश का किरण पुंज जो है वो निकल रहा है ना। तो इस जो ये प्रेक्षण उन्होंने किया तो उससे न्यूटन को ये विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है, और कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के जैसा स्पेक्ट्रम बनाता है वो श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन करके उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उससे यहाँ से जब सफ़ेद प्रकाश गुजारा तो 7 वर्णों में विभक्त हो गए, फिर दूसरे प्रिज्म से निकलकर उनको फिर से श्वेत प्रकाश जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में कैसे बनता है? तो जल के जो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, तो जो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है ये, ठीक है, प्रिज्म से हमको कृत्रिम स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि इंद्रधनुष जो है वो जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और ये वायुमंडल में उपस्थित जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ओके, तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, और जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति काम करते हैं। ठीक है, सूर्य से आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित और विक्षेपित होती हैं, है ना, और उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं,
फिर जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को फिर से आपतित करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, फिर वर्षा की बूंदें जो है प्रिज्म की भांति काम कर रही हैं, तो उनका क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है ना। फिर यहाँ पर उनका विक्षेपण हुआ, फिर ये क्या कहलाता है, आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर क्या हुआ, आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर लास्ट में बूंद से बाहर निकलकर, है ना, बूंद से बाहर निकलकर प्रकाश को फिर से अपवर्तित करती हैं। और प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण अलग अलग वर्ण विक्षेपण जो है वो हमारे आँखों तक पहुँचते हैं। ठीक है, यदि आपकी पीठ सूर्य की ओर है और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी झरने के पास या फिर जल के फव्वारे के पास हैं, तो आप देखेंगे कि इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही प्रोसेस होता है, तो हमको जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेवन 11.5 वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आपने कभी कभी आग या भट्टी या फिर किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर ऊष्मा निकल रही हो, उसके ऊपर उठती हुई गर्म वायु जो है उसको देखा होगा, या फिर धूल के कणों की जो आभासीय अनियमितता है या अस्थिर गति या फिर झिलमिलाहट बोलें जिसको, वो देखी होगी। तो आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है ना। फिर होता क्या है कि गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की और कम सघन होती है ना। फिर इसका अपवर्तनांक जो है वो ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ओके, तो क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की जो भौतिक अवस्था है वो स्थिर नहीं है, कभी गर्म तो कभी ठंडा है ना। तो इसीलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है ना। इस प्रकार ये अस्थिरता हमारे जो स्थानीय पर्यावरण है उसमें छोटे स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना, है ना, ये क्या है, तो ये एक बड़े स्तर की घटना है ना। जो हम छोटी वस्तुओं को देख रहे हैं, अपने कहीं पर आग जल रही है उसके ऊपर की चीजें देख रहे हैं, तो वो छोटे स्तर की हैं, जबकि तारों का टिमटिमाना क्या है, बृहद स्तर की घटना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश जो है वो लगातार अपवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका जो क्रमिक मतलब परिवर्ती अपवर्तनांक हो, है ना, अपवर्तनांक जिसका बदलता रहता है। तो क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, इसीलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई देती है। आप इस डायग्राम में देखिए, तारा तो यहाँ पर है, लेकिन ये जो देखने वाला है उसको तारे की आभासी स्थिति दिखाई देगी, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि किरण का मार्ग जो है वो सघन और विरल, मतलब कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होता है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन होता है। ओके, तो क्षितिज के पास देखने पर कोई तारा जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से, है ना, वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। और इसके अलावा जैसा कि किसी ऐसी ही परिस्थिति में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि तारे की ये आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो स्थायी नहीं है। और चूंकि तारे बहुत दूर हैं और वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं,
क्योंकि तारों से आने वाली जो प्रकाश किरणों का पथ है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, इसीलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होते रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा जो है वो झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला दिखाई देता है तो कभी धुंधला दिखाई देता है, जो कि उसका टिमटिमाहट का प्रभाव होता है। ठीक है, इसी के कारण हमको तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह जो हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसीलिए उन्हें जो एक विस्तृत बड़ा स्रोत की तरह हम उसको मान सकते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का, क्या कहा मैंने, जो प्रवेश करने वाली जो मात्रा है वो उसके कुल परिवर्तन का औसत मान जो है वो शून्य होगा। इसी के कारण टिमटिमाने का जो प्रभाव है वो निष्प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसीलिए हमको ग्रह जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। फ्रेंड्स, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो वास्तविक सूर्योदय से हमारा क्या अर्थ है? सूर्य के द्वारा वास्तव में जो क्षितिज है उसको पार करना। ठीक है, तो सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक और आभासी, है ना, वास्तविक और आभासी जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर जो है लगभग 2 मिनट का है और इसी घटना के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की प्रक्रिया जो चक्रिका है वो चपटी दिखाई देती है हमको। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको कैसे दिखाई देगा? ये जो सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देगी उसको। ओके, जबकि सूर्य कहाँ पर होगा? क्षितिज के नीचे होगा और व्यक्ति जो है अगर देखेगा तो उसको कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर। उसमें कितना समय लगता है? 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, वास्तविक जो है और आभासी है उसके बीच का अंतर जो है 2 मिनट का होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय और सूर्यास्त पर प्रभाव। आगे देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन 11.6। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश और हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच में एक अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक प्रकार के जो अलग अलग जो परिघटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, कुछ ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं जिसे हम जानते हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, और किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश जो है वो किरण पुंज का मार्ग हमको उसमें दिखाई नहीं देता। फिर भी किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है ये मार्ग हम जो है वो हमको दिखाई देने लगता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कोलाइडी विलयन के बारे में। ठीक है, चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के जो प्रभाव है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है 11.6 का 1 टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्यों होता है? तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास में पढ़े थे शायद हमने कि टिंडल प्रभाव क्या होता है ना। तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो सूक्ष्म कणों का एक विसमांगी मिश्रण है और इन कणों में धुआं, जल और सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण और वायु के अणु जो है वो सम्मिलित होते हैं और जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे जो महीन कण है उससे टकराता है ना,
तो उस किरण पुंज का मार्ग जो है दिखाई देने लगता है और इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचती है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है ना, जिसके बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी एक सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस घटना को यहाँ पर देखा जा सकता है, किसको? टिंडल प्रभाव को। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कणों को दृश्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। जब किसी घने जंगल में जो कैनोपी होते हैं, है ना, तो कैनोपी से सूर्य का प्रकाश जो है गुजरता है तो वहाँ भी टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। फिर जंगल के कुहासे में जल की जो सूक्ष्म बूंदें हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं और प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। और यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश जो है वो श्वेत भी प्रतीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने टिंडल प्रभाव के बारे में जाना। आगे देखते हैं 11.6 का 2, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों का साइज जो है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। ठीक है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। ओके, तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, मतलब जिसकी छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, उसको अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं और प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश कैसा दिखता? आकाश हमको काला दिखाई देता। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए जो यात्री हैं उनको आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन जो है वो स्पष्ट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, चलिए आगे देखते हैं 11.6 का 3, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि खतरे के जो निशान होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो लाल रंग का होता है। तो क्या आप इसका कारण जानते हैं? फ्रेंड्स, लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है और इसीलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। ओके, चलिए देखते हैं 11.6 का 3, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। तो फ्रेंड्स, क्या आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का और सूर्य का रंग देखा है? आपने सोचा है कि सूर्य और उसके आसमान के जो आसपास का लाल रंग है वो क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में नीले रंग का सूर्योदय, सूर्यास्त के समय और सूर्य का जो लाल दिखना है वो हम यहाँ पर उसी को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य जो है क्षितिज के पास पहुँचता है, यहाँ पर क्षितिज के पास पहुँचता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है ना, ऊर्ध्व में होता है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है अपेक्षाकृत हम तक पहुंचने में कम दूरी लगेगा उसको, है ना। दोपहर के समय सूर्य जो है वो सफ़ेद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीले और बैंगनी रंग का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णित होता है। ओके, तो क्षितिज के पास में नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का जो अधिकांश भाग है कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और इसीलिए हमारे आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इस के समय सूर्य जो है वो जो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़
लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, और बाकी लोगों तक पहुंचाइए जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।